होगी। देखिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा लाभ हानि, और लाभ हानि टॉपिक जो है वो अंतिम कगार पर है। यानी आज आपका जो लाभ हानि टॉपिक है उसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है ना, आज आपका लाभ हानि टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का मेरी क्लास में स्वागत, हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, आपने यदि मेरे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, सीकर कंपटीशन क्लासेज और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, तो इन चैनलों को दोनों को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लेना, क्योंकि इन चैनलों पे जो रिकॉर्डेड क्लासें हैं, पहले जो मेरे पेड कोर्स चल रहे थे वो सारे इन पे रिकॉर्डेड पड़े हैं। तो आपको जैसे कोई टॉपिक अलग से पढ़ना हो तो वो वहां से भी आप पहले देख सकते हो। ठीक है ना भाई, एक तो ये हो कि मेरी लाइव क्लास है तभी उसको देखो, और दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि यहाँ पर ऊपर वाले चैनल पे मैथ्स और नीचे वाले चैनल पे रीजनिंग की क्लासें जो हैं वो रिकॉर्डेड पड़ी है, यहाँ से आप टॉपिक को अच्छे से देख भी सकते हो। ठीक है ना। और ये जो बैच है दोस्तों, प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, कोई भी फीस नहीं लगेगी। 500 के बाद फीस स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके जो भी साथी हैं उनको ज्वाइन करवाएं। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करवाएं। 310 स्टूडेंट क्लास में जुड़ चुके हैं, और जो स्टूडेंट मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं वो पेन और नोटबुक क्लास में जरूर लेकर बैठें। टॉपिक लाभ हानि है, इसके एक दो टाइप बचे हैं दोस्तों। देखिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके का बनता है, ये टॉपिक है बिना फॉर्मूले चलने वाला। यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला, मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया लेकिन इस पे कोई भी फॉर्मूला हमने नहीं लगाया है। और कल की क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो आज इस क्लास को जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं तो भी आपके समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि आज की क्लास नहीं ली तो कल वाली नहीं आएगी, या फिर कल वाली नहीं ली तो आज वाली नहीं आएगी। लगभग क्लास समझ में आ जाती है, लेकिन यदि आप शुरू से लेते हो तो आपकी दिक्कतें नहीं आती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन ऐसे बनता है जैसे कि ए ने कोई वस्तु 5400 रुपए में खरीदी, 5400 रुपए में खरीदी, तथा बी को 20% लाभ पर बेची, बी को 20% लाभ पर बेची। बी ने सी को 25% हानि पर बेची, तथा सी ने डी को 16 सही 2/3% लाभ पर बेची। ठीक है, बेची तो डी के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, डी के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, यानी डी ने उस चीज को कितने रुपए में खरीदी। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बनता है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। लगभग एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ योगेश कुमार, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो जो स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं वो पेन और नोटबुक लेके बैठे हैं, तभी क्लास का आनंद आएगा आप लोगों को। नहीं तो भैया देखो, यदि आप क्लास में आए और झांक के चले गए तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। चाहे क्लास में कितना ही दासू पढ़ाने वाला हो या कितना ही डाउन पढ़ाने वाला हो, आप लोग हैं वो तरसते ही रह जाओगे पढ़ाई को। और क्लास में यदि बैठना है, चाहे मेरी क्लास में बैठो, चाहे मैथ की या रीजनिंग की क्लास में बैठो, चाहे जीके की क्लास में बैठो, तो आप लोग
क्लास में हमेशा पेन और नोटबुक लेके बैठे ताकि जो चीज आप पढ़ें वो कम से कम आपके बढ़िया से तैयार हो, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हो, सब 18 प्लस हो तो आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है ना। देखिए दोस्तों, अब ए ने कोई चीज 5400 रुपए में खरीदी, यहां पर मैं सौदा क्या लगाने वाला हूं देखो। फिर ए ने तो देखो बी को बेची, ए ने तो बी को बेची, बी ने फिर सी को पधरा दी, सी ने डी को। अब ए ने बी को बेची किस हिसाब से भाई, ये 20% के लाभ पर, तो यहां 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। फिर बी ने सी को पधराई कितने में, इसने 25% की हानि पर, तो यहां लिख दिया 25% हानि। उसके बाद सी ने डी को दिया 16 से 2/3% लाभ, तो यहां लिख दो 16 से 2/3% लाभ। अब इनमें से कोई सा मूल्य दिया हो आपकी समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ए ने इसको 20% लाभ पर बेची। अब 20% लाभ का मतलब क्या होता है, यहां पर मैं जो चीज बताने जा रहा हूं इससे कोई सा भी मूल्य आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। 20% लाभ का मतलब 20% का मतलब 1/5 होता है। किसी को बताने की जरूरत है तो देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 होता है ना, 20/100। अब जीरो देखो, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, 1/5 आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन देखें तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ का मतलब प्लस कर दो और हानि हो तो माइनस, तो 5 वाली वस्तु 1 जोड़ दो, कितने में बिकेगी, 6 में। ये देखो 6/5 आया ना, इसका मतलब ए ने यदि कोई चीज 5 रुपए में खरीदी है तो बी को वह कितने में बेचेगा, 6 में, ठीक है। अब देखिए 25% का मतलब होता है 1/4, हानि हो रही है तो माइनस कर दो, 4 में से 1 गया, क्या है, 3, ठीक है। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, अभी देखते जाओ आप। यानी कि बी ने यदि कोई चीज 4 रुपए में खरीदी होती तो वह सी को कितने में बेचेगा, 3 में, तब जाके उसको क्या हो जाएगा, 25% की हानि। अब आपको सर इसको ऐसे क्यों किया, इससे क्या है, थोड़ा सा मामला शॉर्ट हो जाता है। अब यहां पर ऐसे लिखते हैं ना कि 100 वाली चीज को आप 75 में बेचते तो भी वही बात होती, लेकिन यहाँ पर आंकड़े बड़े हैं तो इनको छोटे कर लिया हमने। क्या किया, 25 से 3 बार काट दिया, ये 25 से 4 बार काट दिया, तो वही 4:3 वापस आया कि नहीं आया, लिख दिया। फिर देखिए इसके बाद में सी ने डी को बेचा 16 से 2/3%। अब जब इसको आप सरल करोगे ना तो देखो 16 × 48 और 2 50/3 आ गया, और परसेंट हटा तो नीचे क्या आ गया, 100। देखो 50 एकम 50, 50 गुणा 100, यानी ऊपर 1 और नीचे 3 गुणा 6। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन बता रहा हूं ना, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरा ऊपर वाला जो चैनल है इस पे परसेंटेज टॉपिक बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ, 14 पार्ट्स हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से इस टॉपिक को जरूर देख लेना ताकि आपके ये चीजें मतलब दिमाग में फिट रहे हमेशा। जैसे 16 से 2/3% दिखते ही आप डायरेक्ट 1/6 लिखो, यानी आपका टाइम बच जाएगा। प्लस है तो यहाँ देखो लाभ है तो प्लस कर दो, हानि है तो माइनस। 6 में 1 प्लस किया कितना, 7। यानी कि सी ने यदि कोई चीज 6 में खरीदी होती तो वह इसको डी को कितने में बेचता भाई साहब, 7 में बेचता, ठीक है। अब देखिए ये सौदा है, ये अनुपात बन रहा है। अब यदि आपको पूछे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, ये अनुपात निकालने को कहे तो आप क्या कीजिए, जो जगह खाली पड़ी है ना वहां पड़ोसी को बिठा दो। देखो यहां जगह खाली है, यहां खाली है, तो पड़ोसी कौन है भाई, पड़ोसी पास वाला होता है। 6 यहां आ जाएगा और ये 6 यहां आ जाएगा, ठीक है। अब ये जगह खाली है तो यहाँ कौन आएगा, 3 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इधर जगह खाली है, 4 आ जाएगा, इधर जगह खाली है, ये 6 आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब दोस्तों इनको इधर गुणा कर दो, मतलब गुणा करते जाओ, तो 5 का 20 और 20 × 120, 120 यदि ए का मूल्य है तो बी के लिए कितना हो गया, 6 चौक 24 और 24 × 144। इनको गुणा किया तो 6 3 18 और 18 से की 108 होता है क्या भाई, 6 6 36 36 108, 108 ही होता है, और 6 3 18, 18 7 126। ये बन गया सौदा। अब दोस्तों यहां इनको आप काट भी सकते हो, कैसे रे भाई, देखो एक चीज तो ये है कि यहाँ पर देखो 3 के फाड़े से सब कट जाएंगे, 2 के फाड़े से सब कट जाएंगे, इसका मतलब 6 के फाड़े से कट जाएंगे। 6 से काटा 6 दूना 12, ये 0, 6 से काटा 6 दूना 12, 2 बचा 24, 6 चौक 24, 24 आ गया। 6 से इसको काटा 6 एकम 6, 4 बचा 48, 6 अट्ठे 48, इसको 6 से काटा 6 दूना 12, 6 एकम 6। अब देखो ना तो ये 2 से कटेंगे और ना सब 3 से कटेंगे, क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगा,
तो ये अनुपात आ गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। देखो दो तरीके से बताऊंगा, इस क्वेश्चन को फास्ट करने का तरीका भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अब यदि A का मूल्य दिया हो तो इसके बराबर लिख दो, B का मूल्य दिया तो इसके बराबर, C का दिया है तो इसके बराबर और D का दिया है तो इसके बराबर। जो दिया है उसका लिख दो। आपको क्या कहा, ए ने कोई वस्तु 5400 रुपए में खरीदी, इसका मतलब किसका मूल्य दिया हुआ भाई साहब, यहाँ ए का मूल्य दिया हुआ है, यानी 20 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 5400 दे रखी है। जब 20 की वैल्यू 5400 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 का भाग दे दो, इसमें 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग दिया तो 27 गुणा 54 270 आ जाएगा। कैसे है भाई, 5400 में 20 का भाग लगा दिया, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 27 बार और ये 0 आ जाएगा यहाँ 270, 1 की वैल्यू 270 आ गई। अब आपको सवाल में क्या पूछा कि डी के लिए वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, तो डी के लिए लागत मूल्य कौन सा बनता है भाई, यहाँ पर 21 बनता है ना, 21 की वैल्यू बताओ क्या होगी। जब दोस्तों 1 की वैल्यू 270 है तो 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 का 270 गुणा हो जाएगा कर दो गुणा, 21 सत्ता 147, हासिल की 14, 21 दूना 42 और 14, 42 और 4 46, 10 56 और आगे 0, यानी डी के लिए जो मूल्य होगा वो कितना आ जाएगा, 5670 रुपए आ जाएगा। और सी का मूल्य निकालना चाहते हो तो 18 का 270 गुणा कर दो मेरे दोस्त, और बी का मूल्य निकालना चाहते हो तो क्या कर दो, 24 का 270 गुणा कर दो, आपका भला हो जाएगा। वैदेही के समझ में नहीं आया, बिल्कुल आ जाएगा। अभी देखिए दूसरा तरीका भी बताऊंगा। और जो स्टूडेंट आज ही मेरी क्लास में यदि जुड़े हैं तो वो मेरी रिकॉर्डेड क्लास भी देख लेना, और उन्हीं स्टूडेंट्स को क्लास में रखा जाएगा जो स्टूडेंट डेली रेगुलर क्लास लेते हैं। हाँ, 1-2 दिन की एब्सेंट होती है वो अलग चीज है, बाकी जो रेगुलर रहेगा उसी स्टूडेंट को क्लास में रखा जाएगा भाई, और उसी के समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल, दोबारा बता देंगे प्रताप कुमार जी। जिनको यदि बीच में कोई प्रॉब्लम आए क्लास में तो आप लोग क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन कर लो, ताकि आपकी जो परेशानी है वो बिल्कुल नहीं आएगी, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए दोस्तों एक बार दोबारा समझ लो। पहले तो इसका मैं दूसरा तरीका बता दूं आपको, इससे क्या थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसको छोटा कैसे करें, देखो छोटा करने का तरीका ये है, ए ने कोई चीज पता नहीं कितने में खरीदी और ए से आप डी तक पहुंचोगे तो क्या करना पड़ेगा। पहले देखो यहाँ 20% लाभ आया, 20% लाभ का मतलब 20% का मतलब 1/5 होता है, लाभ का मतलब हो गया प्लस, यानी ये 5 वाली 6 में, तो 1 का गुणा कर दो 6/5 कर दिया। फिर गुणा में क्या लगा दोगे, यहाँ 25% की हानि है तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, हानि का मतलब माइनस, तो ये हो गया 4 वाली 3 में, तो जो आया वो यहां लिख दो 3/4। फिर गुणा क्या लगाओगे, यहां देखो 16 सही 2/3%, इसका मतलब 1/6 होता है, यहां हो रहा लाभ, लाभ का मतलब प्लस, यानी 6 में 1 जुड़ा कितना आ गया 7, तो ये यहां पर लिख दो 7/6, तो क्या आ जाएगा, डी का मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। ए का मूल्य यहां है, डी का मूल्य आ जाएगा, यदि डी का दे रखा है तो डी के हिसाब से चलो, ए का दे रखा तो ए के हिसाब से। देखो ए का मूल्य हमें कितना दे रखा है, ए का मूल्य दे रखा है 5400 रुपए, ठीक है, जो दे रखा है वो लिख दो। अब आप काट पीट कर दीजिए, डी का मान आ जाएगा, देखो कैसे, 6 से आपका 6 कट गया, ठीक है, और 5 से काट दो इसको, 5 एकम 5, 4 में जाता नहीं, टूटे बाकी 0, 40 हो गया, 5 8 40, 1080। फिर 4 से काट दिया, 4 दूना 8, बच गया 2 तो 28, तो 4 7 28 और ये 0, सबको गुणा करोगे तो क्या आएगा, देखो 3 7 21, और 21 को 27 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा भाई, 21 को 27 से गुणा किया तो आ गया आपका 21 सत्ता 147, और 21 दूना 42 और 14 56 और आगे 0, तो डी के लिए जो लागत मूल्य आया वो कितना आ गया दोस्तों, 5670 रुपए आ गया। शायद मेरी इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अनुपात दोबारा समझाइए, देखो अनुपात एक बार दोबारा देख लो। देखो एक चीज समझ लो आप,
20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। कैसे होता है? इसको सरल करोगे तो 20/100 आ जाएगा। 20 एकम 20, 20 पंजो 100। और यदि यहां पर लाभ आए तो आ गए देखो 1/5। लाभ हो तो प्लस कर दो और हानि हो तो क्या कर दो, यहां पर माइनस कर दो। बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से जैसे मान लो 16 सही 2/3% है, इसको आप सरल करोगे तो क्या बनेगा? 16 × 48 और 2 50, 50/3 बनेगा और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 50 एकम 50, 50 दूए 100, यानी ऊपर आ गया 1 और नीचे 3 दूना 6। लाभ आए तो प्लस कर दो, हानि आए तो माइनस कर दो। तो 6 में +1 होगा, कितना आ जाए? 7। यानी कि 6 में जो कोई चीज खरीदी है उसको कितने में बेचोगे आप? 7 में। ठीक है ना? एक तरीका तो दोस्तों मैंने ये बताया। अब दूसरा तरीका और देख लो। यहां पर पहले देखो 20% लाभ है, ठीक है? 20% का मतलब 1/5। फिर है 25% हानि, तो 25% का मतलब लिख दो कितना? 1/4। फिर दे रखा 16 से 2/3%। इसका मतलब क्या होगा? 1/6। अभी मैंने निकाल के बता भी दिया आपको। पहले तो क्या हो रहा है? लाभ यहां प्लस कर दो, फिर हो रही है हानि, यहां माइनस कर दो। जहां हानि है माइनस, लाभ है प्लस, और यहां लाभ है तो प्लस। देखो 5 में 1 जुड़ा 6, 4 में 1 घटा 3, 6 में 1 जुड़ा कितना आ गया? 7 आ गया। तो ये अनुपात लिख दीजिए आप। पहले 5 लिखो, 5 से 6, 4 से कितना? 3 लिख दिया, 6 से कितना? 7। ये काम आपका हो चुका। अब क्या करो? इनको तो इधर गुणा कर दो, इनको इधर गुणा, और इन दोनों साइड में कोई सा कट रहा है ना तो उसको काट भी सकते हो। कैसे रे भाई? देखो 6 से 6 कट गया और नहीं कटेगा। 5 को 4 से गुणा किया 20 आ गया दोस्तों, और 3 को 7 से गुणा किया 21 आ गया। इसका मतलब क्या है? ये जो पहले पहले था वो किसका मूल्य था भाई? शुरुआत कहां से हुई थी? तो आप कहोगे सर ए से हुई थी। ये देखो ए से बी आया, फिर बी से सी आया, सी से डी आया। ये बात दोबारा समझाऊं, देखो ए अनुपात बी दे दिया, फिर बी अनुपात सी दे दिया, सी अनुपात डी दे दिया। अब इसको सरल करोगे तो क्या आएगा? देखो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए अनुपात डी तो आएगा। यही आएगा ना फाइनली। इसका मतलब ए अनुपात डी आ जाएगा यहां पर। ठीक है ना? ये जो बेसिक मेथड है वो बताने जा रहा हूं आपको। अब देखो यदि ए का मूल्य दे रखा तो 20 के बराबर, और डी का मूल्य दे रखा हो तो 21 के बराबर लिख दो। बताओ ए का मूल्य दे रखा है कितना? 5400। 20 की वैल्यू आपको 5400 दे रखी है, तो बताओ एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 270 बार। ठीक है ना? एक की वैल्यू 270 आ जाएगी, तो बताओ 21 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21 गुणा 270 कर दो। ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा भाई? अभी जो आया था कितना? 5670 रुपए आ गया था। ठीक है ना? ये आ गया डी का मूल्य। क्लियर है मामला? हाँ भाई, अर्चना गुज्जर क्या ज्वाइन नहीं हो रहा? भाई यहां से तो मैंने सभी को अप्रूवल कर रखा है, कोई भी पेंडिंग नहीं है। एक तो आप लोग नेट बचा के रखा करो भाई दिन में। यदि किसी स्टूडेंट के ज्यादा ही समस्या हो तो मुझसे बात कर सकता है भाई, अपना माइक ओपन करके। तो पहले तो कमेंट में बताएं कि सर मेरे समस्या है, और फिर मेरे से बात करें, तभी माइक ओपन करूंगा। अन्यथा फिर आगे वाले सवाल की ओर चलें। क्यों भाई? सही बात है ना? ताकि आपका टाइम बचे। तो मैं चाहता हूं कि एक सवाल आपको और दिया जाए ऐसा ही। चलिए दोस्तों, ऐसा ही एक और सवाल।
देखो ये जो चीज है ना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर यदि ए किसी चीज को बी को बेचता है, फिर बी सी को बेचता है, ठीक है, और तो यहाँ पर जो अनुपात आएगा वो किसका आएगा, वो ए अनुपात सी आएगा, ठीक है ना। यदि ऐसे आ जाए कि ए बी को बेचे, बी सी को बेचे, सी डी को बेचे, डी ई को बेचे, ई एफ को बेचे, इस तरीके से, ठीक है ना, तो ये कट जाएंगे देखो, और क्या बचेगा फाइनली, ए अनुपात एफ, यानी ए का मूल्य और एफ का मूल्य दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सवाल चाहे कितना ही लंबा है कितना ही बड़ा है आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है ना, सेकंडों में हल हो जाएगा। देखिए ए ने बी को, ए ने कोई वस्तु बी को 12.5% हानि पर, बी ने सी को 6.1/4% लाभ पर, तथा सी ने डी को 10% हानि पर बेची। यदि डी के लिए लागत मूल्य डी के लिए लागत मूल्य यहां पर आ गया 10,710 रुपए हो, तो ए के लिए लागत मूल्य क्या होगा। यहां ए के लिए भी पूछ सकता है मेरे दोस्त, बी के लिए भी पूछ सकता है और सी के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है ना, सब के लिए पूछ सकता है। तो इस सवाल का मुझे जवाब दें एक बार सभी। बिल्कुल अभी जो दिया था उसी जैसा सवाल है दोस्तों। और यहां पर इस सवाल में कोई भी फॉर्मूला लगाने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आपका सवाल जो है वो हल हो जाएगा। अरे भाई लगाने की जरूरत है क्या फॉर्मूला, पूरा लाभ हानि में कहीं भी फॉर्मूला लगाया क्या मैंने, पूरा लाभ हानि बिना फॉर्मूले पढ़ाया मैंने। और लगभग जो टॉपिक हैं आपके वो बिना फॉर्मूले चलेंगे, आपको कतई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जहां ज्यादा ही जरूरत पड़ेगी तो मैं लगा भी दूंगा। ऐसी अपने कोई सौगंध नहीं खा रखी है कि फॉर्मूला नहीं लगाना है, भाई जहां जरूरत पड़ेगी तो वहां लगाना ही पड़ेगा। चलो जल्दी से इस सवाल का आंसर दो भाई सभी स्टूडेंट्स। सभी पेन और नोटबुक साथ रखें, सवाल निकालोगे तभी काम बैठेगा। देखिए दोस्तों अब कैसे करते हैं इस सवाल को हम समझना। पहले तो देखो 12.5% दे रखा है, तो इस 12.5% का मतलब क्या होगा, 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है। फिर है 6.1/4%, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/16। और फिर दे रखा 10%, तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10। कैसे आता है मैं निकाल के बता दे। जैसे मान लो 6.25% है, 6.1/4, जब इसको सरल करते हो क्या आता है 6 चौक 24 1 25/4 आता है ना। और यहाँ परसेंट भी लगाओ तो परसेंट को हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखो 25 से कम 25, 25 चौक 100, ऊपर आ गया 1 और नीचे 4 चौक 16, तो 1/16 आ गया ना। इसी तरीके से दोस्तों ये सब आ जाएंगे, ठीक है ना, तरीका समझ में शायद आ गया होगा। अब जहां लाभ है वहां प्लस कर दो, हानि वहां माइनस,
तो देखो यहाँ पर हानि है तो माइनस कर दो, तो 8 वाली 7 में बिकेगी। यहाँ पर 6 से 1/4% का लाभ है इसलिए प्लस कर दो, 16 वाली कितने में बिकेगी 17 में। फिर 10% हानि है तो 1 माइनस कर दिया, 10 में से 1 गया, कितना आया 9। आ गई होगी बात समझ में। अब देखो 8 वाली वस्तु 7 में, 16 वाली वस्तु 17 में और 10 वाली वस्तु 9 में, ये दोस्तों क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। अब देखो इधर कोई कट रहा है तो आप काट सकते हो, देखो 7 ना तो 7 से कोई कट रहा, ना 17 से कोई कट रहा, ना 9 से कोई कट रहा, तो डायरेक्ट इनको गुणा कर दो। 16 8 128 और 10 गुणा किया तो 128 का 10 गुणा हो गया 1280, ठीक है। अब इनको गुणा करो, 17 7 119 और 119 को 9 से गुणा किया तो गुनी नमा 171 और 9 एकम 9 रे कितना 10, 1071 आ गया। तो मैंने क्या बताया था कि ए ने वस्तु बी को बेची, बी ने बेची सी को और सी ने बेची डी को, बेची ना। तो देखो यहाँ इनको काटने के बाद क्या आ गया, ए अनुपात डी आ गया ना। यानी ये यदि ए का मूल्य आएगा तो यहाँ वाला फाइनल क्या आएगा, डी का मूल्य आएगा, ठीक है ना। तो ए के लिए यदि लागत मूल्य 1280 हो तो डी के लिए कितना होगा, 1071 होगा। लेकिन भाई साहब इस सवाल में जो डी के लिए लागत मूल्य दिया है, डी के लिए लागत मूल्य दिया है वो 1071 नहीं बल्कि कितना दिया है, 10,710 दिया है, ठीक है ना। जब इसकी वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका भाग दोगे तो 10 बार जाएगा भाई। 1071 का 10,710 में कितनी बार जाएगा, 10 बार, 10 गुणा ही तो है यहाँ पर। एक की वैल्यू 10 आ गई तो दोस्तों एक के लिए जो लागत मूल्य है ना वो भी 1280 नहीं, 1280 का 10 गुणा कर दो रे, 12,800 आ जाएगा और आपका भला हो जाएगा। शायद मेरी बात आप लोगों के दिमाग में फीड हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। हाँ तरन्नुम, इसी चैप्टर से पूछना था या अदर चैप्टर से? अदर से है तो मैं आज नहीं बताऊंगा इस क्लास में ना, बाद में पूछ लेना आप। परसेंटेज का आपको एक डाउट सेशन में आप डाल देना क्वेश्चन, आपको डाउट सेशन में जो, हाँ भाई एक चीज मैं ये भी बता रहा था कि जिन स्टूडेंट्स के जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया और उस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्टूडेंट डाउट सेशन में आप मेरे पास पर्सनल चैट करके और वो क्वेश्चन डाउट सेशन में डाल दीजिए, ताकि वो क्वेश्चन जो है आपको अलग से एक डाउट सेशन क्रिएट करके और उसमें आपको क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। एक दिन विशेष दिन रख दिया जाएगा आपका, जैसे 7 दिन पढ़ाया एक दिन डाउट सेशन रख दिया आपका, ठीक है ना, चैप्टर का, तो आप लोगों के समस्या नहीं रहेगी। दूसरी बात, मैंने आज लाभ हानि का और कैलेंडर टॉपिक के दोनों की मैंने पीडीएफ डाल दी है, क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो उन क्वेश्चनों को आप सोल्व करना ताकि आपको फायदा मिले, है ना भाई। चले आगे फिर। समझ में नहीं आए तो पूछ लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल किस तरीके का बनता है दोस्तों, देखिए मेरा पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोगों के डाउट रहेगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि सवाल मैं छोड़ूंगा ही नहीं कोई आप लोगों के लिए, है ना।
देखो अगला जो सवाल बनेगा किस तरीके का बनेगा दोस्तों, यहां पर जो सवाल है वो ये बनेगा, जैसे किसी वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर तथा शेष भाग लागत मूल्य पर बेचा जाए, लागत मूल्य पर बेचा जाए तो पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत शानदार सवाल है, बड़ा गजब का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। थोड़ी सी चाय पिला देता हूं भाई मार्कर को, इतने में आप करो देखिए इस क्वेश्चन को करने की। थारो पढ़ाया हुआ क्यों नहीं आएगा आएगा दोस्तों, मेरा पढ़ाया हुआ ही आएगा, और इतना और गारंटी बाहर भी नहीं जाएगा। आप तो मेरे नोट्स बना लो और पेपर दे के आना, फिर मिलान कर लेना कि सर अब बताओ ये क्वेश्चन बाहर आ गया क्या करें इसका, फिर बात करना मेरे से। हाँ संख्या चेंज हो जाए वो अलग बात है, तरीका बाहर नहीं होगा, क्वेश्चन का जो भाषा शैली है वो बिल्कुल यही रहेगी। देखो दोस्तों इस सवाल को समझना, सवाल क्या कहता है, यहां पर अपन एक्स वाई का काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक सौदे से काम करेंगे। देखो यहां पर कहा किसी वस्तु का 3/4 भाग, अब 3/4 भाग का मतलब क्या है, देखो 3/4 भाग, 3/4 भाग का मतलब ये है कि यदि वस्तु का मान लो टोटल 4 होती, ठीक है, तो 4 में से 3 है ना, उसको तो 20% के लाभ पर बेचा है, तो बचा कितना, 4 में से 3 गया, 1 बचा ना भाई। टोटल यदि कितना मानता हूं मैं, टोटल यदि मैं 4 मानता हूं, टोटल 4 मानता हूं, तो फिर 3/4 का 3/4 किया तो कितना आया भाई, 4 से 4 कटा 3 ही आया ना। तो इसका मतलब इस 4 में से जो 3 भाग है उसको तो बेचा है दोस्तों 20% के लाभ पर, ठीक है ना। और जो शेष भाग बचा, अब 4 में से शेष कितना बचा भाई, शेष बचेगा 1, इसको बेच दिया लागत मूल्य पर। लागत मूल्य पर बेचने का मतलब क्या हुआ, लागत मूल्य पर बेचने का मतलब ये है कि जितने में खरीदी है उतने में बेचते, यानी कि ये 1 है तो 1 में ही बेचती इसको, ठीक है ना। ये यहाँ खरीदारी हो रही है और यहाँ बिक्रीदारी हो रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों 3 में खरीदी है, 20% के लाभ पर बेचोगे, कितने में बिकेगी, 3 का 20% कितना होता है, 3 गुणा 20/100, 0 से 0 कट गया, 2 को 3 से किया 6 और 6 में 10 का भाग दिया तो 0.6 आ जाएगा। तो यहाँ 3 का 20% यानी 0.6, तो बताओ 3 में 0.6 जोड़ा कितने में बिकी, 3.6 में बिक गई ना ये। यदि 3 वाली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचोगे तो 3.6 में बिक जाएगी। जरूरी नहीं है आप 4 मानो, 400 मान सकते हो, 4000 मान सकते हो, मर्जी आपकी है। 3 वाली 3.6 में और 1 बिक गई 1 में, तो आपकी देखो 4 जो है वो कितने में बिकी, टोटल कितने में बिकी, 3.6 और 1 कितना हो गया, 4.6 में बिकी कि नहीं बिकी, बिक गई ना। अब बताओ पूरे सौदे में लाभ हुआ कि हानि हुई, तो आप कहोगे सर देखो 4 में आपने खरीदी और उसको 4.6 में बेची, तो क्या हुआ भाई, लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ यहां पर देखो 0.6 का, 0.6 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ, जितने में खरीदी यानी 4 में खरीदी, और गुणा में धीरे से 100 लगा दो, आपका भला हो जाएगा। देखो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लग गया, 10 लग गया, 0 से आपका 0 कट गया, 2 से 2 बार कट गया, ये 2 से 3 बार कट गया, ये 2 से 10 5 बार कट गया, तो 5 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा।
यानी पूरे सौदे में 15% का लाभ आ जाएगा। मेरी ये बात बेसिक सी आप लोगों के समझ में आ गई है क्या भाई? अरे आई है कि नहीं आई है? दूसरा तरीका भी बता दूंगा अभी। लेकिन सबसे आसान तरीका यही है भाई। यदि दोस्तों मैं मान लो क्या मानता, यहां पर ऐसे नहीं मानता और मैं यहां पर इस तरीके से मान लेता कि मान लो वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है, 100 है, ठीक है। अब 100 का 3/4 भाग करो, 100 का 3/4 करोगे तो 4 का भाग 100 में गया 25 बार, 25 को 3 से गया तो ये कितना आ गया, 75 आ गया। यानी कि 100 में से 75 है और शेष कितना बचा, तो शेष आप कहोगे सर 25 बच गया। 75 को तो बेचा आपने 20% के लाभ पर, ठीक है ना, और 25 को क्या बेचा आपने, ये आपने लागत मूल्य पर ही बेचा, यानी न लाभ न हानि, यानी कि 25 में ही बेच दिया आपने, ठीक है। अब 75 का 20% लाभ निकालोगे तो 75 का 20% कितना, 75 गुणा 20/100, 0 से 0 कट गया 75, ये 2 से 10 कट गया 5 बार, 5 से 75 कट गया कितनी बार, 15 बार, तो इसका मतलब 15 आ गया। बताओ 75 में 15 का लाभ लेके बेचे तो वस्तु कितने में बिकेगी, 75 और 5 80 10 90 में। जो वस्तु 75 में खरीदी थी 90 में बिकी और 25 वाली 25 में, तो आपने देखा टोटल कितने में बिकी, 90 में 25 जोड़ो, 5 9 और 2 11, यानी 115 में। खरीदी दोनों को कितने में थी भाई, 100 में, ठीक है ना, यानी 100 की वस्तु थी, उसको अलग अलग भागों में बांट दिया था हमने। 100 में खरीदी, 115 में बेची, तो फाइनली क्या हो गया भाई साहब, यहां 15% का लाभ हो गया। मेरे पास तरीके बहुत हैं, पढ़ने वालों की हिम्मत चाहिए बस। अब दिशा एक सवाल और बताऊंगा मैं ऐसा ही, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा सवाल, है ना। देखो सवाल, अगला सवाल लेते हैं अपन। किसी वस्तु के 1/4 भाग को 25% लाभ और 1/6 भाग 20% हानि तथा शेष भाग 15% लाभ पर बेचा जाए तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, यह सवाल बन गया आपका, ठीक है ना। अब सवाल कितना भी बड़ा आए, यदि आपके बेसिक बात समझ में आ गई है ना दोस्तों, तो आप सवाल बड़ी आसानी से कर सकते हो। देखो इस सवाल में अपन कुल मूल्य कितना माने, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो देखो कुल मूल्य मानने के लिए हम क्या करेंगे, देखो नीचे यहां पर कितना 4 दे रखा है और यहां कितना दे रखा है 6, तो आप एक ऐसी संख्या मान लो जिसमें 4 का भी भाग चला जाए और 6 का भी भाग चला जाए। तो देखो 6 दूना 12, 4 3 12, चाहे तो 12 मान लो, 24 मान लो, 36 मान लो, 48, कोई भी संख्या मान लो जिसमें 4 और 6 का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो मैंने वो 4 और 6 का भाग पूरे पूरे जाने वाली संख्या क्या मान ली दोस्तों, मैंने वो संख्या मान ली 6 चौक 24 या फिर 12 मान ली, ठीक है ना। यानी कि टोटल मान लो 12 भाग है और 12 में से 1/4, तो 12 का 1/4 कितना होगा, 4 का भाग दो 4 3 12, है ना, 12 का 1/4, तो 4 का भाग 3 बार जाएगा ना, 3 आ गया। फिर 12 का दूसरा भाग क्या है, 1/6 भाग, तो इसका 1/6 करो, 6 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। अब शेष क्या बचा भाई, आपने देखा कि 3 और 2 5 हो गया, 12 में से 5 गया तो कितना बचा शेष,
12 में से ये 3 और 2 5 निकाल दो, यानी शेष क्या बचा 7। इतनी बात शायद सभी स्टूडेंट्स के बढ़िया से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब देखो जो 3 भाग है इसको तो 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है, ठीक है ना। और ये 2 भाग है इसको 20% की हानि पर बेचा जा रहा है। और ये 7 भाग है इसको 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है, ठीक है ना। अब इसके लिए तरीका थोड़ा सा और घुमाऊंगा मैं। यहां पर क्या करूंगा, देखिए आपने देखा कि 3 का 25% लाभ है तो वस्तु कितने में बिकेगी, 3 गुणा 125/100 में बिकेगी ना, बिकेगी नहीं बिकेगी। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 125 को 3 से गुणा किया 375 आ गया, और 100 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3.75 आ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये 2 गुणा 20% की हानि यानी 80/100 कर दो, तो ये कितना है, 0 से 0 कट गया, और 8 गुणा 16/10, 16/10 का मतलब 1.6 आ गया। वहीं पे ये 7 का कितना गुणा कर दो, 15% लाभ है यानी 115/100 कर दो, कितना आ जाएगा 7 15 7 105, और 7 एकम 7 और ये कितना 8, 805 में 100 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 8.05, 8.05, ठीक है। आपने देखा कि वस्तु खरीदी गई कितने में थी, टोटल 12 में, बेची कितने में, तो तीनों को जोड़ो कितना बनता है भाई, 3.75, 1.6 और 8.05, तीनों को जोड़ोगे तो देखो 5 आ गया, 7 6 13 आ गया, एक हासिल की तो 3 1 4 1 5 और 8 13, 13.35 में बिकी, ठीक है ना। यानी वस्तु बिकी 13.35 में। अब बताओ दोस्तों पूरे सौदे में क्या होगा, लाभ या हानि। तो आपको सिर्फ 12 में खरीदी है और 13.35 में बेची है, तो फाइनली लाभ ही होने वाला है। कितना लाभ हुआ भाई, यहां पर लाभ हुआ है 12 वाली 13 यानी 1.35 का फायदा हो गया। कितने पर भाई साहब, ये हुआ 12 पर, और गुणा में 100 लगाते ही क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा। और इसका पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट का मतलब नीचे देखो पॉइंट का 1 आ जाएगा, आगे 2 अंक है तो 2 0, 1 अंक है तो 1 0, 100 से आपका 100 कट जाएगा। ये कटा 5 3 8 1 9, 3 से कटा 3 चौक 12, इसको 3 से काटा तो 3 चौक 12, बचा कितना 1, तो 15 हो गया, 3 पंजो 15, 45/4 आ गया। 4 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बच गया 1, तो 11 सही 1/4% लाभ, या फिर बोलो 11.25, ठीक है ना, 25, 11.25% का लाभ होगा इस सौदे में। दोस्तों क्लियर है क्या मामला। 13.35 का लाभ नहीं होगा, 11.25% का लाभ होगा। अर्चना गुजर के समझ में नहीं आया, चलो अभी समझाते हैं, बिल्कुल समझा देंगे, नो टेंशन रहिए आप। अदर स्टूडेंट्स बताइए, देखिए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएं। तेरह 13.30 कैसे होगा भाई, हाँ 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 बिल्कुल, एक गलती कर दी भाई। चलो दोबारा देखो एक बार, इसको छोटी सी गलती हो गई यहां पर जोड़ने में। अर्चना जी आपके भी समझ में आ जाएगा, आप देखिए। अब किसी स्टूडेंट के क्या होता है कि सर हमारे क्या प्रॉब्लम ये आती है पॉइंट लगाने वाली बात, तो आप ना पॉइंट लगाने वाली बात में यदि प्रॉब्लम आती है ना, तो आप जहां 12 मान रहे हो ना उसको 1200 मान लो। क्या मान लो, 1200, ताकि पॉइंट नहीं आएगा यहां पर।
1200 मान लिया तो ये फिर कितना बन जाएगा 300, ये बन जाएगा 200 और ये बन जाएगा 700। इतनी बात समझ में आ गई है क्या? एक बार बताएं देखें। है भाई, इतनी बात समझ में आ गई है क्या? जल्दी बताएं देखें। अर्चना जी बताइए जल्दी से। यहां पर देखो मैंने थोड़ा सा संख्याओं को मैंने क्या 1200 मानने से आपको पॉइंट का काम नहीं पड़ेगा ना, उसी मेथड से समझाऊं, मतलब जो अभी बताया है। चलो उससे देख लो भाई, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके। देखो यहाँ 12 मानो 1200 माना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 मानो 24 मानो 25 मानो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पॉइंटों का और कैलकुलेशन का ही फर्क पड़ता है, और कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए ही हम यहाँ पर ये करते हैं। बाकी तो आप एक भी मान सकते थे, एक माना तो एक का 1/4 हो गया और ये 1/6 हो गया। अब शेष क्या बचा? शेष के लिए एक में से 1/4 और 1/6 को घटाओगे तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही सही बट्टा आता है तो आपका सवाल क्या बन जाता है? थोड़ा लंबा बन जाता है। ठीक है, अपने को सवाल को लंबा नहीं बनाना है, ठीक है ना, इजी बनाना है। तो यदि 12 रुपए की खरीद थी और इसमें से 12 का 1/4 कितना हो गया? 3, 12 का 1/6 यानी 2, तो 3 और 2 5 हो गया। शेष कितना बचा? 12 में से 5 गया, 7 बच गया। ठीक है, 3 को बेचा 25% के लाभ पर, तो 3 गुना लाभ हो रहा है तो 125/100 कर दो। यहाँ कितना आ जाएगा? 125 या 375, और 100 का भाग लगाओगे तो 2 जीरो आगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक रह जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से 2 गुना, यहाँ 20% हानि है तो 100 में से 20 कम करके लिख दो, 80/100 कर दो। ये आपका देखो 80 दुगुना 160 आ गया, 100 का भाग दोगे तो 1.60 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 7 गुना ये 15% लाभ है तो 115/100 कर दो। ठीक है ना, और 7 से गुणा करोगे तो 15 7 105 और 7 एकम 7 और 1 8, तो 80 805 आया। 100 का भाग लगाओगे, 2 अंक छोड़ दो पीछे और पॉइंट लगा दो, 8.05 आ जाएगा। बताओ आपने 12 में कोई चीज खरीदी है और बेची कितने में? इनको जोड़ दो तीनों को, 5 और 5 10 हासिल की 1, तो 7 1 8 6 14, 14 का 4 हासिल की 1, 3 1 4 और 1 5 8 13, तो ये 13.30 नहीं बल्कि 13.40 आएगा। भाई यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, 5 ही लिख दिया था भूल में, उसके लिए माफी चाहता हूं। देखो यदि कोई चीज आपने 12 में खरीदी और 13.40 में बेची तो बताओ क्या होगा यहाँ पर? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लाभ होगा। यहाँ पर कितना लाभ होगा? तो 1.40 का होगा। कितने पर होगा? 12 पर। गुणा में 100 लगाया, आपका भला हुआ, परसेंट में आ जाएगा। पॉइंट हटाया, देखो पॉइंट के आगे 2 जीरो है, 2 अंक है तो नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट के आगे 3 अंक है तो नीचे 1000 आ जाएगा। ये कट गया आपका। अब भाग दो इसमें, तो देखो 4 के पहाड़े से 3 बार कट गया, ये 4 के पहाड़े से 4 दूना 8, 4 3 12 और 2 बचा 20, 4 पंजो 20, तो 35/3। 35 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3 बच गया 2, 11 सही 2/3% का लाभ आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हो 11.67% आ जाएगा। ठीक है ना, 11.6666 आएगा, इसका मतलब 11.67% आ जाएगा लगभग वैल्यू। हाँ भाई, अब तो बात समझ में आ गई है क्या? $125 आएगा। कैसे आएगा भाई? जैसे 25% का लाभ है तो 100 वाली चीज 125 में ही तो बिकेगी, इसलिए 125/100 हो गया। 15% लाभ है तो 115% हो गया। तो ऐसा सवाल जो है वो इस तरीके से हल हो जाएगा। अब दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं।
देखिए सवाल किस तरीके का बनता है, या तो एक सवाल ऐसा बनता है जैसे कोई एक फल विक्रेता है जो कि फल फ्रूट खरीदता है, ठीक है ना, और उन फल फ्रूट्स को क्या करता है, वह खरीदता है तो बेचेगा भाई, और क्या करेगा ना, और चारा भी नहीं है ना, और दूसरा इतने खा तो सकता नहीं, विक्रेता है इसलिए। तो वहां पर क्या होता है कि जो विक्रेता है उसके कुछ फल फ्रूट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर खराब हो जाते हैं, और खराब हो जाते हैं तो जो अपन भी जाते हैं दुकान पे तो खराब हो जा रहे, भाई साहब खराब क्यों दे रहा है, थैली में निकाल बाहर, है ना, नहीं पैसे कम देते हैं ना। तो दोस्तों पैसे कम नहीं लेते ही नहीं है खराब चीज को, तो वो क्या करता है फिर उन चीजों को जो खराब हो गई उनको क्या करता है, फेंक देता है। तो उसके फिर फाइनली सौदे में उसको कुछ ना कुछ या तो रेट बढ़ा के या कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसकी वजह से यहाँ पर सवाल बन जाता है और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। बाकी दुकानदार है तो दुकानदारी करेगा भाई। जैसे मैं सवाल ले लूं यहाँ पर, एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेव खरीदता है, ठीक है। इनमें से कुछ सेव खराब हो जाते हैं, जिन्हें वह फेंक देता है, ठीक है ना। अब यहाँ सेव का भी बन सकता है, अंडे का प्रश्न बन सकता है, भाई कुछ अंडे जो टूट जाते हैं, इस तरीके का प्रश्न बन सकता है, जिन्हें वह फेंक देता है, तथा बचे हुए सेवों को 3.5 रुपए प्रति सेव की दर से बेच देता है, तो उसे 198 रुपए का लाभ होता है। उसे 198 रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। तो प्रश्न क्या बना, तो बताएं कि फेंके गए सेवों का प्रतिशत क्या होगा, फेंके गए सेवों का प्रतिशत, कि भाई कितने % सेव जो हैं उनको फेंक दिया गया। बहुत गजब का सवाल है, शानदार, नॉन पतंजलि, बिल्कुल आयुर्वेदिक। हाँ बिल्कुल नोट कर लीजिए आप लोग इस सवाल को। कैसा लगा भाई सवाल? ये क्वेश्चन आएगा एसएससी जीडी एग्जाम में। हाँ ये कहीं भी आ सकता है भाई, एसएससी जीडी, पटवार, एलडीसी, या फिर फॉरेस्टर, या फिर आपका जो वीडियो है ग्राम विकास अधिकारी, कहीं भी आ सकता है। और शायद ये सवाल आया हुआ भी होगा पहले। अब इस सवाल में एक एक चीज आपको मैं क्लियर करवा दूंगा, तो देखते जाइए बस आप लोग। जिन विद्यार्थियों ने मेरे जो दोनों यूट्यूब चैनल हैं, सीकर कंपटीशन क्लासेज ऊपर वाला और नीचे मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, तो इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग की पहले की जो रिकॉर्डेड क्लासें हैं वो भी पड़ी हैं, तो आपको वहां से कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। बाकी तो आपसे आग्रह ही है, जिन्होंने नहीं किया है कर लेना, और अपने जो भी साथीगण हैं उनको शेयर भी कर देना। और दूसरी बात, लाइव क्लास जरूर अटेंड करें सभी लोग। दुख इसी बात का है कि यहाँ पर देखो जुड़े हुए 310 स्टूडेंट हैं, जिनमें लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं सभी स्टूडेंट।
यदि यहीं पे 2,500 रुपए पर सब्जेक्ट फीस लेके पढ़ाया जाता ना, तो सभी स्टूडेंट आते पहले फीस जमा करके फिर सबको आना पड़ता है यहाँ पे। अरे पैसे लगे हुए हैं जेब से, अब तो ज्वाइन करनी पड़ेगी, है ना। देखिए दोस्तों, अब यहां पर बात आती है क्या, एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है ना। 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है, और इनमें से कुछ सेब खराब हो जाते हैं। अब कुछ पता नहीं कितने खराब होते हैं, लेकिन कुछ सेब क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। पहली बात तो देखिए, यहां पर दोस्तों 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है, तो एक सेब का मूल्य क्या बनेगा, यहां पर एक सेब का क्रय मूल्य क्या बनेगा। एक सेब का क्रय मूल्य भाई 600 में 240 का भाग दे दो, 0 से 0 कट गया, 12 दूना 24, 12 पंजो 60, 5 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 2.5 रुपए आ गया। ये एक सेब का मूल्य आ गया 2.5 रुपए। ठीक है, एक सेब को 2.5 रुपए के हिसाब से तो इन्होंने खरीदी है, और बेची किस हिसाब से, यहां पर 3.5 रुपए के हिसाब से। और एक सेब का यहां पर विक्रय मूल्य क्या बन रहा है, एक सेब का विक्रय मूल्य बन रहा है यहां पर 3.5 रुपए। बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन आपको यह पता है कि भाई कितनी सेब है, यहां पर कितनी सेब बेच रहा है, नहीं पता ना। तो आप क्या मान सकते हो कि भाई 240 सेब थी यहां पर 240। देखो एक सेब का क्रय मूल्य ये है, 240 सेब का कितना है, 600 रुपए है, ये आपको पता ही है। लेकिन यहां कितनी सेब है इस बात का आपको पता नहीं। मान लो एक सेब का विक्रय मूल्य इतना है, और यहां पर कितनी सेब मान ली आपने, मान लो यहां पर सेब मान ली आपने, ए सेब मान ली, कितनी सेब मान ली, ए सेब। जब एक सेब का विक्रय मूल्य इतना, तो ए सेब का विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा, ए गुणा 3.0550 बन जाएगा ना। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3.5 ए, ये बन जाएगा। ठीक है ना। अब क्या हुआ दोस्तों, यहां पर हमें दिया कि 198 रुपए का लाभ होता है, 198 रुपए का लाभ होता है। देखो यहां पर आपने 600 रुपए में कुछ सेवें खरीदी थी, कितनी खरीदी थी, 240। अब यहां बेची कितनी मुझे पता नहीं, लेकिन 600 में खरीदी और बेची कितने में, आपने सभी को जो भी मतलब खराब होने के बाद जो बची हुई थी उनको बेची आपने कितने में, 3.5 ए रुपए में, है ना। तो ये 600 से 198 का फायदा हो गया। 198 का फायदा होने का मतलब वस्तु कितने में बिकेंगी, फिर ये 600 में 198 जोड़ो, यानी कितना आ जाएगा भाई, 600 और 1 798 आ जाएगा। 798 रुपए विक्रय मूल्य बन जाएगा। ये कितनी सेवों का है भाई, देखो ए सेवों का, ए सेवों का जो मूल्य है वो इतना बन जाएगा। तो बताओ ए का मान क्या आ जाएगा भाई साहब, ए का मान आ जाएगा 798 में ये जो 3.5 है ना, इसका भाग लगा दीजिए। देखो पॉइंट हटाया तो पॉइंट का ऊपर 1 लग गया, आगे 2 अंक है, 2 जीरो आ गए। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 5 के पहाड़े से 7 बार कट गया, 5 के पहाड़े से 2 बार कट गया। 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचा 28, 7 चौक 28। और 114 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 114 गुणा 228 आ गया। ए क्या चीज थी भाई, ये बेची गई सेव थी, बेची गई सेव। कितनी सेव बेची भाई, यहां पर बेची है 228। आपने देखा कि 240 सेव टोटल थी, है ना, जिनमें से 228 सेव है ना उनको बेची है। इसका मतलब जो फेंकी थी वो सेव कितनी थी भाई, यहां पर 228 घटा दो भाई, 10 में से 8 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, यानी 12 सेव बची, 12 सेव फेंकी। यहां पर क्या पूछा, फेंकी गई सेवों का प्रतिशत, कितनी सेव फेंकी भाई साहब, 12। टोटल कितनी थी, 240 परसेंट बताना है, गुणा में 100 लगा दो, आपका भला हो जाएगा। जो फेंकी है उन सेवों का परसेंटेज आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 12 से 24 2 बार कट गया, 2 से 10 कट गया 5, यानी कि जो जितनी भी सेव थी ना उनकी 5% सेवों को फेंक दिया गया था। क्लियर है मामला सभी के।
अरे भाई क्लियर है क्या? अब इस सवाल को मैंने थोड़ा सा लंबा जरूर कर दिया, इतना करने की जरूरत नहीं थी। देखो कैसे, वो ऐसे कि आपने जो 240 सेव थी, उन 240 सेव को आपने 600 रुपए में खरीदा, ठीक है ना, 600 में खरीदा, और इनमें जितनी भी सेव थी पता नहीं कितनी बेची, उन सेवों को आपने 600 नहीं बल्कि कितने में बेचा? तो आपको सर 198 रुपए का फायदा लेकर बेचा, तो 198 का फायदा कर दो यहां, यानी कितने में बेचा? 798 रुपए में बेचा, बेच दी। जितनी भी सेव थी उनको 798 रुपए में बेची, लेकिन एक सेव है वो कितने रुपए में बेची जा रही है? प्रति सेव 3.5 रुपए में बेची जा रही है। जब एक सेव 3.5 रुपए में बेची जा रही है तो 798 रुपए में कितनी सेव बेची? तो आप इस जितनी भी सेव है ना, ये बेची गई सेव, जो सेव बेची वो सेव कहां से आ जाएंगी? इस 798 में आप इस 3.5 का भाग दे दीजिए, आपका भला हो जाएगा। पॉइंट हटाया, ऊपर आ गया 100, क्योंकि दो अंक है, 0 से 0 कटा, 5 दूना 10 और 5 7 35, 7 से कट गया 7 एकम 7, 7 चौक 28, 114 दूना 228, यानी जो आपने सेव बेची है वो कितनी है? 228 है। 240 सेव खरीदी थी, 228 सेव बेची है, इसका मतलब कितनी फेंकी? तो आप कहोगे सर 12 सेव फेंक दी, 12 सेव फेंक दी। यदि सेवों की संख्या पूछता तो 12 आ जाती, और सेवों का परसेंटेज पूछा है तो कितने पर? 240 पर आ जाएगा, और गुणा में 100 लगा देंगे मेरे दोस्त, आपका भला हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 12 दूना 24 और 2 से 10 कट गया 5 बार, यानी 5% सेव फेंकी। यदि ऐसे पूछे कितनी सेव बेची, कितने परसेंट सेव बेची, तो देखो 100 में से 5% सेव यदि फेंकी है तो बेची कितनी? 95%, ठीक है ना। यहां पर ये पूछे कितना परसेंट लाभ हुआ, लाभ कितना परसेंट हुआ वो भी बता सकते हो आप। कैसे भाई? 600 में खरीदकर 798 रुपए में बेची है, कितना लाभ हो रहा है? 198 रुपए का, कितने पर? 600 पर, और गुणा में लगा दो 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 6 का भाग लगा दो, 8 9 17 18, 6 3 18, 1 बचा 6 3 18, यानी 33% का यहां पर लाभ हो रहा है। क्लियर है मामला? हर चीज का सॉल्यूशन है आपके पास, कोई सा भी सवाल कैसे भी पूछ ले। अब डाउट बचना तो नहीं चाहिए। हाँ भाई, किसी के भी समस्या है क्या मेरे दोस्त? इससे आसान तरीका भी किसी के पास है क्या? अब चाहे वो सेव बेचे, चाहे अंडे बेचे, कुछ भी बेचे, दोस्तों यदि इसी सवाल को कैसे पूछता अगला, इसी सवाल को ऐसे बना देता, एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेव खरीदता है, और इनमें से कुछ सेव की जगह आपको ऐसे दे देता कि 12 सेव खराब हो जाते हैं जिन्हें वह फेंक देता है, तथा बचे हुए सेवों को 3.5 रुपए प्रति सेव की दर से बेच देता है, तो क्या बताइए? तो यहां पर आपको क्या पूछ लेता? यहां पर आपको पूछ लेता कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, ऐसे सवाल बन सकता था। या कितने रुपए का लाभ हुआ, लाभ रुपए में बताइए, तो कर सकते थे ना आप। कैसे रे भाई? आपने देखा 240 सेव है जिनको 600 रुपए में बेच दिया, सॉरी 600 रुपए में खरीदा, ठीक है। अब शेष बची कितनी? 12 घटा दो, 240 में से 12 गई, कितनी बची भाई? 228 सेव आ गई। अब इन 228 सेवों को बेच किस हिसाब से रहा है भाई साहब? यहां देखो, एक सेव का 3.5 रुपए के हिसाब से बेच रहा, तो 228 को कितने बेचेगा? इसको 3.5 से गुणा कर दो, 228 को 3.5 से गुणा कर दो। कैसे करोगे? 228 गुणा 3.5, ठीक है, या 3.50, पॉइंट हटाया 0 0 आ गया, कट गया 0, 5 से कट गया 7 बार, 5 से 2 बार, 2 से कट गया ये 11, ये 4,
और 114 को 7 से गुणा करो, 14 7 98 और 7 एकम 7 यानी 798 बेचोगे, ठीक है ना। 240 सेवें 600 रुपए में खरीदी थी और जो बची हुई थी उनको 798 रुपए में बेच दी, तो बताओ लाभ कितने रुपए का हुआ। तो आप कहोगे सर 198 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है ना। और इसी लाभ को यदि परसेंट में बताना है तो 198 बट्टा 600 लिख दो और गुणा में 100 लगा दो, आपका भला हो जाएगा। दोस्तों एक सवाल से मैंने 4-5 सवाल निकाल दिए हैं। ये सवाल यदि अंडे वाला सवाल होता, एक विक्रेता 600 रुपए में 240 अंडे खरीदता है, इनमें से 12 अंडे टूट जाते हैं या फूट जाते हैं जिन्हें वह फेंक देता है तथा शेष बचे हुए अंडों को 3.5 रुपए प्रति अंडे की दर से बेच देता है, तो लाभ परसेंट या जो भी है वो बताइए। तो आप इजी वे में बता सकते हो या नहीं? अरे कर सकते हो ना मेरे दोस्त। क्लास में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा ना क्लास में आनंद? जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहा ना उसको पक्का आनंद आएगा। यहां तक कि जो आज नया जुड़ा है ना और क्लास का अंतिम छोर है उसको भी मेरी क्लास समझ में आई है। तो दोस्तों आपका लाभ हानि जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है इसी क्वेश्चन के साथ। अब हम बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे कैलेंडर। हाँ रेखा जी गुज्जर आज ही जुड़े हो ना आप? क्लास समझ में आई कि नहीं आई आपको? और ये जो लाभ हानि टॉपिक बचा हुआ है, जो मतलब आपने नहीं पढ़ा है, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं, तो ये टॉपिक मेरे YouTube ऊपर वाला जो चैनल है ना सीकर कंपटीशन क्लासेज, इस चैनल पर मेरी क्लासें डाली हुई पड़ी हैं। जो अभी 1 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हुआ ये, तो वो क्लासें आप वहां से जाके देख लीजिए। ऊपर वाले जो चैनल है ना सीकर कंपटीशन क्लासेज, और दूसरा नीचे चैनल है मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, उस चैनल पर आपकी कैलेंडर वाली क्लास रिकॉर्ड की करके और उस पर डाली हुई है, तो वहां से आप देख लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपकी जो बची हुई पोर्शन है, बचा हुआ पोर्शन है वो भी क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल सुनील जी आप नो टेंशन रहिए। अब दोस्तों रीजनिंग वाली क्लास में आ जाओ सभी, है ना। अभी मैं क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन हो रहा हूं, इसी में जुड़े रहना आपको।